आप सभी को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और सिविल प्रोसीजर कोड आपकी समझ में नहीं आता तो यह वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। यह मेरी गारंटी है कि आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाले, कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे। और हमारे चैनल से जुड़ी आम जनता एक सिविल केस की कार्रवाई कैसी होती है उसकी प्रक्रिया को जान सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड में सिविल केस को दायर करने से लेकर फाइनल जजमेंट, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील और पुनर्विलोकन तक की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। कोर्ट में किसी भी केस को दायर होने का कारण दो पक्षकारों के बीच हुआ विवाद होता है। सीपीसी आदेश 1 के तहत हर केस में दो पक्षकार होते हैं। पहला पक्षकार जो पीड़ित होता है उसे वादी प्लेंटिफ कहा जाता है और वादी के द्वारा जिस व्यक्ति के खिलाफ केस दायर किया जाता है उसे प्रतिवादी डिफेंडेंट कहा जाता है। आईपीसी आदेश 3 के तहत दो पार्टीज के बीच हुए सिविल विवादों के निपटारे के लिए पीड़ित व्यक्ति अर्थात वादी को रिलीफ के लिए अधिवक्ता के जरिए सिविल कोर्ट में केस दायर करना होता है। एक अधिवक्ता ही वादी की तरफ से कोर्ट में केस से संबंधित सभी कार्यवाही करता है। सबसे पहले वादी आदेश 3 नियम 4 के तहत वकालतनामे पर हस्ताक्षर करके अपनी ओर से किसी अधिवक्ता को केस दायर करने और केस लड़ने के लिए विधिक रूप से अधिकृत करता है। वकालतनामा तैयार हो जाने के बाद अब अधिवक्ता वादी की ओर से केस दायर करने और लड़ने के लिए अधिकृत हो जाता है। केस दायर करने के लिए लिखित दस्तावेज तैयार करने होते हैं जिसको वाद पत्र कहा जाता है। वाद पत्र के द्वारा ही केस की शुरुआत होती है। सीपीसी धारा 26 और आदेश 7 वाद पत्र का प्रावधान करते हैं। सीपीसी आदेश 7 नियम 1 के तहत वाद पत्र कैसे लिखा जाए यह बताता है। आदेश 7 नियम 1 के तहत वादी के वाद पत्र में निम्न बातें होनी चाहिए। पहला, उस न्यायालय का नाम जिसमें केस दायर करना है। सेकंड, वादी का पूरा नाम और उसके पिता का नाम और पता। थर्ड, प्रतिवादी का पूरा नाम और पिता का नाम और पता। फोर्थ, केस दायर करने की आवश्यकता का विवरण। फिफ्थ, केस के वे तथ्य जिनसे केस करने का कारण और विवाद की शुरुआत कब हुई, विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ और किस स्थान से उत्पन्न हुआ। सिक्स्थ, उन तथ्यों को लिखा जाना जो कि न्यायालय को अधिकारिता है कि वह उस केस को सुन सके। सेवंथ, न्याय शुल्क। 8, उन रिलीफ का भी लिखा जाना जिसके लिए वादी दावा करता है। 9th, केस तथ्यों के दावे के सत्यापन का विवरण। 10th, दिनांक। 11th, वादी या वादीगण के नाम व हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान होना। इन सभी पॉइंट्स के आधार पर ही वाद पत्र तैयार किया जाता है और इस प्रकार ही वाद पत्र के जरिए कोर्ट में केस की शुरुआत होती है। वादी को वाद पत्र के साथ आदेश 18 नियम 4 के तहत शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होता है। यह शपथ पत्र वाद पत्र का समर्थन होता है कि वादी ने जो बातें वाद पत्र में लिखी है वह बिल्कुल सही है। यदि विवाद किसी भूमि, मकान या स्थान का है और प्रतिवादी उस विवाद की जगह पर कोई निर्माण कर रहा है या कोई तोड़ फोड़ कर रहा है और वादी चाहता है कि प्रतिवादी ऐसा कोई कार्य ना करे, अर्थात विवादित जगह पर स्थिति विवाद से पहले जैसी थी उसी तरह कायम रहे, तो इसके लिए वादी वाद पत्र के साथ आदेश 39 नियम 1 व 2 के तहत
अस्थायी निषेधाज्ञा टेम्परेरी इंजेक्शन का आवेदन भी कर सकता है। इस प्रकार वाद पत्र, शपथ पत्र और आदेश 39 नियम 1/2 का आवेदन तैयार हो जाने के बाद आदेश 4 नियम 1 के तहत वाद पत्र कोर्ट में पेश किया जाता है। यदि न्यायाधीश को लगता है कि वादी ने केस दायर करने की शर्तों को पूरा नहीं किया है तो न्यायाधीश आदेश 7 नियम 11 के तहत उस वाद पत्र को नामंजूर कर देते हैं। लेकिन यदि वादी ने सभी शर्तों को पूरी कर दी है तो न्यायाधीश आदेश 7 नियम 9 के तहत उसके वाद पत्र को एडमिट कर लेते हैं। वाद पत्र एडमिट हो जाने के बाद कोर्ट द्वारा आदेश 4 नियम 2 के तहत कोर्ट के रिकॉर्ड में केस दर्ज किया जाता है और उस केस का नंबर जारी कर दिया जाता है। इस प्रकार कोर्ट में केस दायर हो जाने के बाद सीपीसी की धारा 27, 28 व 29 और आदेश 5 नियम 9 के तहत प्रतिवादी को समन भेजा जाता है। समन एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें प्रतिवादी के खिलाफ केस दायर होने का विवरण और कोर्ट में हाजिर होने की तारीख लिखी होती है, जिससे प्रतिवादी कोर्ट में हाजिर होकर अपने खिलाफ दायर किए गए केस का जवाब दे सके। समन मिलने के बाद जब प्रतिवादी कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो न्यायाधीश द्वारा आदेश 9 नियम 6 के तहत प्रतिवादी को एक पक्षी अर्थात एक्स पार्टी कर दिया जाता है। एक पक्षी का मतलब है कि यदि प्रतिवादी कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है तो वहां सिर्फ वादी को ही सुना जाता है और प्रतिवादी को सुनने का अवसर समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन यदि प्रतिवादी न्यायाधीश को सम्मन मिलने के बाद उपस्थित न होने का उचित एवं सही कारण बता देता है, जैसे कि परिवार में किसी की मृत्यु हो गई थी या वह हॉस्पिटल में एडमिट था या कोर्ट ने उसे जो सम्मन भेजा था उसकी तामीली सही तरीके से नहीं हुई वगैरह वगैरह, और न्यायाधीश उसकी बताई हुई बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि प्रतिवादी सच बोल रहा है, तो फिर न्यायाधीश आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षी अर्थात एक्स पार्टी के ऑर्डर को निरस्त मतलब कैंसिल कर देते हैं और फिर प्रतिवादी केस में अपना पक्ष रख सकता है। जैसे कि यदि सम्मन मिलने के तुरंत बाद प्रतिवादी कोर्ट में उपस्थित हो जाता है तो फिर उसे वादी के वाद पत्र का जवाब देना होता है। वाद पत्र की एक कॉपी प्रतिवादी को दी जाती है जिससे वो वादी के वाद पत्र का जवाब दे सके। अब यहाँ प्रतिवादी भी अपना अधिवक्ता नियुक्त करता है और फिर आदेश 8 नियम 1 के तहत वादी के वाद पत्र का जवाब देता है। प्रतिवादी द्वारा दिए गए जवाब को जवाब दावा या प्रतिदावा या वादोत्तर कहा जाता है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें प्रतिवादी अपना बचाव प्रस्तुत करता है। जब प्रतिवादी कोर्ट में अपना जवाब दावा प्रस्तुत करता है उसके बाद कोर्ट वादी और प्रतिवादी को आदेश 13 नियम 1/2 के तहत केस से संबंधित इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट को पेश करने का मौका देती है कि वह अपने दस्तावेज़ों को पेश करे जिन पर उन्हें भरोसा है कि ये दस्तावेज उसके दावे को सिद्ध करने के लिए आवश्यक हैं। इन सभी दस्तावेज़ों को कोर्ट के सामने अंतिम सुनवाई से पहले ही दाखिल करना होता है। जब दस्तावेज पेश किए जाते हैं और न्यायाधीश को लगता है कि दस्तावेज का केस से कोई संबंध नहीं है तो आदेश 13 नियम 3 के तहत न्यायाधीश ऐसे दस्तावेजों को रिजेक्ट या नामंजूर कर देते हैं। वादी और प्रतिवादी के दस्तावेज प्राप्त हो जाने के बाद आता है इश्यूज का निर्धारण। न्यायाधीश बारीकी से जांच कर दोनों पक्षों के बीच विवाद को आदेश 14 नियम 1
1 के तहत लिखित रूप से तय कर लेते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो न्यायाधीश वादी के वाद पत्र और प्रतिवादी के जवाब दावे को देखने के बाद मेन विवाद यानी असली झगड़े का मुद्दा जो है उसे अलग से नोट कर लेते हैं, जिससे कोर्ट की भाषा में इश्यूज कहा जाता है। असल में यहाँ कोर्ट यह देखता है कि आखिर तय क्या होना है, अर्थात कोर्ट को किन किन बातों पर विचार करना है। इन्हीं इशूज के आधार पर आगे चलकर बहस और गवाहों से पूछताछ की जाती है। इन सभी कार्यवाहियों के दौरान यदि वादी के अधिवक्ता को वाद पत्र में और प्रतिवादी के अधिवक्ता को वादोत्तर या जवाब दावे में कोई चीज़ लिखना रह गई हो या कोई बात गलत लिखी गई हो और वे चाहते हैं कि उस बात को सुधारा जाना अति आवश्यक है, तो वह अधिवक्ता आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत अपने वाद पत्र या जवाब दावे में सुधार कर सकते हैं। कभी कभी पेशियों के दौरान वादी और प्रतिवादी या उसके अधिवक्ता किन्हीं कारणों से पेशी के दिन कोर्ट में उपस्थित ना हो सके तो आदेश 17 नियम 1 के तहत हाजिरी माफ़ी का आवेदन लगा सकते हैं और अगली पेशी पर सुनवाई का निवेदन कर सकते हैं। इशूज का निर्माण हो जाने के बाद कोर्ट दोनों पार्टी को अपने अपने गवाह पेश करने का मौका देती है। गवाह या साक्षी को कोर्ट में पेश करने से पहले जितने भी गवाह होते हैं उनकी सूची तैयार करके कोर्ट में पेश की जाती है, जिसमें सभी गवाहों का नाम व पता होता है। आदेश 16 नियम 1 व 1A के तहत कोर्ट इन साक्षियों या गवाहों को सम्मन जारी करके या बगैर सम्मन के गवाही देने के लिए डेट निर्धारित करती है। यहाँ कोर्ट गवाही देने का मौका पहले वादी पक्ष को देता है, जिससे वादी एक एक करके अपने सभी गवाहों को कोर्ट में बुलाकर उससे गवाही कराता है। वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी गवाह से प्रतिवादी के अधिवक्ता को जरह अर्थात क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दिया जाता है। जब वादी द्वारा अपने सभी गवाहों को कोर्ट में पेश कर दिया जाता है तब कोर्ट प्रतिवादी को अपने गवाह पेश करने का मौका देती है। अब यहाँ पर भी जब प्रतिवादी अपने किसी गवाह को प्रस्तुत करता है तो वादी के अधिवक्ता को ऐसे गवाह से जरह अर्थात एग्जामिनेशन क्रॉस करने का मौका प्राप्त होता है। वादी और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आदेश 18 नियम 4 का शपथ पत्र ही उनका मुख्य परीक्षण चीफ एग्जामिनेशन कहलाता है। उनके अधिवक्ताओं को अलग से मुख्य परीक्षण नहीं करना पड़ता। विरोधी अधिवक्ता द्वारा गवाहों से जो जरह या प्रति परीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन होती है वह वाद पत्र, शपथ पत्र और केस से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर ही होती है। जब दोनों पार्टीज के गवाहों के बयान कोर्ट में हो जाते हैं और कोई गवाह नहीं बचता तो कोर्ट केस को अंतिम सुनवाई के लिए एक तारीख तय करती है। उस अंतिम तारीख को दोनों पार्टीज के साथ उसके अधिवक्ता को कोर्ट में केस की अंतिम सुनवाई के लिए हाजिर होना होता है। अंतिम सुनवाई के लिए तय की गई तारीख को न्यायालय के समक्ष दोनों पार्टीज के अधिवक्ता केस से संबंधित अपने अपने अंतिम तर्क अर्थात फाइनल आर्गूमेंट न्यायाधीश के सामने रखते हैं। न्यायाधीश दोनों पार्टीज के तर्कों को सुनकर तथ्यों पर विचार करते हैं। केस के उन तथ्यों के आधार पर न्यायाधीश अपना निर्णय ऑर्डर शीट पर लिखते हैं। जजमेंट सुनाने की एक तारीख निर्धारित की जाती है। उस दिन वादी और प्रतिवादी दोनों अपने अपने अधिवक्ताओं के साथ कोर्ट में उपस्थित होते हैं। इसके बाद न्यायाधीश द्वारा CPC धारा 33 और आदेश 20 के तहत
जजमेंट पढ़कर सुनाया जाता है। अब यह निर्णय वादी या प्रतिवादी के पक्ष में हो सकता है या उसके विरुद्ध भी हो सकता है। जिस पार्टी के पक्ष में निर्णय सुनाया जाता है उस पार्टी को न्यायालय द्वारा केस में किए गए निर्णय के आदेश की एक प्रमाणित प्रति दी जाती है जिसमें न्यायालय की मोहर लगी होती है। इसके बाद वादी या प्रतिवादी यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वहाँ वे सीपीसी की धारा 96, 97, 98 और आदेश 41 नियम 1/2 के तहत अपील कर सकते हैं। तो इसी प्रकार सिविल कोर्ट की प्रक्रिया कोर्ट के अंदर होती है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार सिविल प्रोसीजर कोर्ट में ऐसी कई धाराएं, आदेश व नियम हैं जिनका उपयोग किया जाता है। लेकिन अभी आपने जो देखा यह एक केस से अर्थात इस वीडियो से जितनी भी प्रोसीजर कोर्ट की धाराएं, आदेश व नियम बताए गए हैं उसमें होकर हर सिविल केस को गुजरना ही पड़ता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।